हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में जैसा कि आप देखते हैं कि हम जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और उस पर कार्यक्रम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि कुछ ताज़ा जो सियासी वाकयात हैं, पॉलिटिकल वाकयात हैं, उस पर बात की जाए। अभी हाल ही में बिहार का इलेक्शन हुआ और उसमें एनडीए की सरकार कैसे बनी है, क्या कुछ है, तेजस्वी को आज तक भी ऐतराज है, वो अपनी जगह। लेकिन एक एक नई किस्म की चीज जो सामने आई है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिलना और उनके बारे में मीडिया में कई ऐसी खबरें आ रही हैं। उन्हें वोट कटुआ भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि 20 सीटें हरवा करके अगर 5 सीटें ले आए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बल्कि उससे नुकसान हुआ। कई अलग अलग लोगों की राय है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी तो कहते हैं कि साहब सभी को इलेक्शन लड़ने का हक है और वो वेस्ट बंगाल भी जाएंगे, जहां जहां भी इलेक्शन होंगे वो वहां जाएंगे। इस सब पर जो ये एक नया पैराडाइम बन रहा है सियासत में, और आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत। अब तकरीबन बिहेवियर से ऐसा लगता है कि अपोजिशन मुक्त भारत की बात उनके जहन में है, जिस पर वो काम कर रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में असदुद्दीन ओवैसी का उभरना ये अपने आप में एक बहुत ही खास बात है, जिस पर गौर करने की जरूरत है। इस सब पर मेरे साथ आज खास मेहमान हैं नागपुर से अविनाश काकड़े जी, जो अध्यक्ष हैं किसान सेवा संघ के, और उन्होंने कई टर्मिनोलॉजी दी हैं। एक तो आरएसएस, जिसे आमतौर पर संघ कहा जाता है, उनके साथ में जो संघियों के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी बनाई है, वो बहुत ही दिलचस्प है। अब से पहले वो हमारे प्रोग्राम में मुसंघियों का जिक्र अक्सर करते रहे हैं, जिसमें वो मुसलमान लीडर जो आरएसएस के लिए काम करते हैं। इसी तरह से मुसंघी एक उनकी टर्मिनोलॉजी है, जिसमें रामनाथ अठावले जैसे लोग काम कर रहे हैं। एक कुसंघी आप कहते हैं, जिनमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग जो आरएसएस के लिए काम करते हैं, और फिर सुसंघी जो सुशिक्षित यानी पढ़े लिखे संघ के लिए काम करने वाले। तो आप बहुत सी चीजों को अपने तरीके से देखते हैं। अविनाश काकड़े जी, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। नमस्कार। आप बताइए कि बिहार में जो कुछ हुआ और उसके बाद अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वेस्ट बंगाल की भी उसी तरह से कुछ कहानी लिखी जाने की कोशिश हो रही है। आप कैसे देखते हैं इन सब वाकयात? काजमी सर नमस्कार। मैं किसी भी पार्टी को वोट कटवा पार्टी नहीं कहता, विभाजनकारी पार्टी जरूर कहता हूं कि जो मतों का विभाजन जानबूझकर करते हैं, समझबूझकर करते हैं। विभाजन करना जिससे एक दूसरे को फायदा हो, इसकी स्ट्रेटेजी बनाना इलेक्शन की, और उसमें वो सहयोग करते हैं, सहयोग लेते हैं, तो वो ऐसी पार्टी है, वो मैं मानता हूं। मगर मैं किसी पार्टी को वोट कटवा पार्टी नहीं कहता हूं, क्योंकि हर एक पार्टी को अपना अधिकार है, हर एक व्यक्ति को मत रखने का, मत देने का अधिकार होता है, इसलिए कोई वोट कटवा नहीं है। जहां तक हो सके कि चिराग पासवान जी ने 35 सीटें जेडीयू की हराया था और करीबन 27 सीटें उन्होंने गठबंधन की हराया था। तो और जैसा ये है, ओवैसी जी ने 5 सीटें अपनी लाया और 17 जगह पर कुछ दखल अंदाजी किया। सवाल वो नहीं है उन्होंने वोट काटा कि नहीं काटा, मगर उन्होंने पोलराइजेशन करना शुरू कर दिया। ये पोलराइजेशन बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत बुरी बीमारी है। ये बुरी बीमारी 1905 से शुरू हुई थी, और उसके पहले भी अंग्रेजों ने जो प्रयास किया था 1892 में, हमारे यहाँ जो कत्ल खाने शुरू हुए थे, उस वक्त से कत्ल खानों में जो कसाई रखे गए थे वो मुस्लिम रखे गए थे। गाय काटी जाती थी, उसके पहले गाय नहीं काटी जाती थी हमारे यहाँ देश में, ना मुसलमान काटता था ना कोई काटता था। मगर 1892 में जो कत्ल खाने ऑफिशियली खोले गए, उसमें कसाई रखे गए मुस्लिम, और वो मुस्लिम कसाई जिसका समर्थन करते थे उत्तर प्रदेश के रईस और जो रसूखदार थे वो मुस्लिम, उसका जिन्होंने
पाकिस्तान का भी नारा लगाया था, वही लोग थे, उन्होंने उसका समर्थन किया था। वो इसलिए किया था कि हिंदुओं को अपमानित करने के तौर पर उसका उन्होंने हथियार के तौर पर यूज किया था। ये कोई ना तो मुसलमानों का ना हिंदुओं का कोई सेटल प्रिंसिपल नहीं था कि गाय को माता मानना है या गाय को ये करना है। हाँ, ये बात हो रही थी। तो ये पोलराइजेशन जो लोग करते हैं, पोलराइजेशन का फायदा किसको होता है ये देखना चाहिए। और ये पोलराइजेशन अगर किसी की सुपारी लेके किया गया हो, किसी का ठेका लेके किया गया हो, तो हाँ, उसको वोट कटवा ना कहे, मगर किसी को हराने के लिए खड़े हुए, ये बात कहनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो ये लोग हैं, मतलब जिनका नाम है कि जो पोलराइजेशन चाहते हैं, वो राकेश सिन्हा एक एमपी है। उन्होंने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाया था जिसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद दो शब्द हटाने के लिए, कि ये प्रीएम्बल में जो डाले गए शब्द है ये पहले नहीं थे। इनको तो संविधान पता नहीं है, संविधान का कोई मतलब भी नहीं है इनके साथ में। ये तो संविधान इनका मनुस्मृति, मगर ये शब्द हटाने के बाद भी प्रमुखता से वो शब्द बोले ना जाए, मगर हमारे संविधान के जो क्लॉज है, संविधान का जो मूल आत्मा है, वो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी है। क्योंकि जितनी मनरेगा से लेके आरक्षण तक की और सारे एजुकेशन के पॉलिसी तक की जितनी योजनाएं आती है, ये समाजवाद का ही हिस्सा है। अगर समाजवाद शब्द नहीं रहा तो ना आरक्षण मिलेगा, ना माने आत्मा अगर नहीं हो तो आरक्षण भी नहीं मिलेगा, और वो मनरेगा जैसी स्कीम भी नहीं चलेगी, और रोजगार की गारंटी भी नहीं होगी। तो ये समाजवाद शब्द का ये जो एसेंस है वो ये है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द का एसेंस ये है कि ये लव जिहाद वाला जो कानून लाना चाहते हैं, तो अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं होती तो ये कानून नहीं ला सकते। ये शब्द है इसलिए वो कानून ला सकते हैं, और ये हमारी संविधान की मूल भावना है। तो ये शब्दों का खिलवाड़ ना तो वो कर सकेंगे, और इन्होंने हटा भी दिया शब्द, तब भी संविधान की मूल भावना जो पार्लियामेंट में नहीं बदल सकती, वो नहीं बदल सकती। दूसरी बात है कि आज जो डिस्कोर्स चल रहा है, मात्र संघी और वो मुसंगी दोनों ही बोल रहे हैं। जैसे हिंदुत्व सहिष्णु है ये बताने का काम एक हमारे महाराष्ट्र का जो था सीएम, एक सीएम, अभूतपूर्व सीएम था देवेंद्र फडणवीस, जो बता रहा है कि हिंदू सहिष्णु है। हिंदू सहिष्णु होता तो गांधी कैसे मारा गया? हिंदू से सहिष्णु था तो यहाँ के इतने सारे लोग कैसे मारे गए? तो हिंदू सहिष्णु है, मगर तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम तो कट्टरपंथी हो। कभी किसी संघी ने मुसंगी का खून किया या मुसंगी ने संघी का खून किया, कोई एक उदाहरण दिखा दो, कहीं नहीं है। ये सब जो खून होते हैं, ये हत्याएं जो होती है, वो आपके और हमारे जैसे लोगों की होती है जो धर्मनिरपेक्षता समझाते हैं। और धर्मनिरपेक्षता क्या है? ये देश को जोड़ने का मूल सूत्र है, धागा है। धागा कैसे है आपको बता देता हूं। किसी परिवार को जोड़ने का एक सूत्र होता है, किसी को जाति को जोड़ने का सूत्र होता है, किसी धर्म को जोड़ने का सूत्र होता है, किसी राष्ट्र को जोड़ने का सूत्र होता है। ये जब बताते हैं कि कांग्रेस के जो चरखा चला के आजादी नहीं मिली, मैं शायद इनकी बात मान भी लेता अगर मुझे ये पता नहीं होता कि इस देश में 575 संस्थान थे। और अगर 575 संस्थान गांधी एक सूत्र में नहीं पिरोते, धर्मनिरपेक्षता के सूत्र में नहीं पिरोते, तो हर एक संस्थान अपना अलग वजूद रखता, तो इनका भारत कहां पैदा होता, इनका हिंदुस्तान कहां पैदा होता? पैदा ही नहीं होता। क्योंकि इतने राज्य बन जाते थे, इतने राज्य बन जाते थे, जैसे यूरोप में छोटे छोटे राज्य बन गए हैं, हमारे यहाँ भी छोटे छोटे देश बन जाते थे। तो इनका जो भारत माता, गौ माता और राष्ट्रभाषा वाला सपना था, वो गर्भ में ही समाप्त हो जाता। इनको कहीं नहीं मिलता ये समाप्त करने, दूसरे जगह कहीं ये नहीं मिलता। और ये भी बात समझने की जरूरत है कि उस वक्त जो आंदोलन में थे, स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग थे, वो लोग एक तो अपना क्या, मेरा खुद का क्या और मेरी जाति का था, इसी के लिए लड़ रहे थे। गांधी अकेला ऐसा आदमी था और उनके गांधी के कुछ सहयोगी थे जो देश कैसा बनेगा उसके लिए लड़ रहे। हिंदू महासभा तो हिंदुओं का क्या होगा, जिन्ना बोल रहे थे मुसलमानों का क्या होगा, और कुछ बोल रहे थे दलितों का क्या होगा, आदिवासियों का क्या होगा, मेरी पर्टिकुलर जाति का क्या होगा, इसलिए लड़ रहे थे। और वो लड़ाई 3 तरीके से चल रही थी। पहला तरीका ये था कि कुछ लोग अमेरिका, यूरोप में पढ़ के आ जाए, और पढ़ के आने के बाद इनका एक क्लब बनाया जाए, और उस क्लब में डिस्कशन किया जाए कि सरकार से क्या मांगना है, सरकार को क्या समझाना है, कौन से रिलैक्सेशन करना है। तो ये
हिंदुस्तान के मैंने 0.5% भी नहीं, उससे भी कम लोग इस लेवल में थे कि जो उसमें लड़के भेज सकते थे और लड़के वापस आके इस तरीके का इलिट क्लास निर्माण कर सकते थे और उसके लिए आंदोलन कर सकते थे। मतलब रास्ते पर नहीं, क्लब में आंदोलन, और स्टेटमेंट दे सकते थे, निविदा दे सकते थे। ये बहुत कम क्लास था। दूसरा क्लास था उससे भी कम, कि जो हथियार खरीदी करे, हथियार को उठाए और उठा के किसी के भी ऊपर फायर करे, किसी अफसर को मार दे, किसी अंग्रेज को मार दे, किसी को और को मार दे। ये एक क्लास था। वो जो पढ़े लिखे क्लब वाला क्लास था उससे भी कम क्लास था, क्योंकि भगत सिंह जी चाहते थे कि मेरी जो कुर्बानी हो ये देश में आग लगा दे। मगर कितने भगत सिंह पैदा हुए इसका पूरा इतिहास है कि नहीं हो सके, क्योंकि हमारे देश में शस्त्र उठाना और उससे क्रांति करना या मारपीट करना, किसी को ये करना, ये हमारे देश का मूल स्वभाव नहीं है। अब क्या था, दोनों इसमें कॉमन आदमी नहीं आ सकता था। मगर 20 में गांधी जी ने कॉमन आदमी लाया था कि उन्होंने बताया था कि तुझे देशभक्ति करना है, तू देश के लिए समर्पित है, तो तुझे वो इलिट क्लास में भी शामिल होने की जरूरत नहीं, हथियार भी उठाने की जरूरत नहीं। तुझे क्या करना पड़ेगा, तू एक झंडा उठा चरखे वाला, चौराहे पर चले जा, अपने गांव के चौराहे पर, वहां बोल वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये बोल। तू जैसा जैसा चिल्लाएगा पुलिस इकट्ठा होगी, भीड़ इकट्ठा होगी, तुझे पीटेगी डंडे से। तू डंडे खा लेना, घर में आके उसकी सिकाई कर लेना, फिर जाके दूसरे दिन वही काम करना जिससे जागृति होगी। कॉमन आदमी को लगा ये बहुत आसान मार्ग है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें तो अपने नाम से अपनी देशभक्ति का। आज देशभक्ति किस राह पर चल रही है और किस नाम पर चल रही है वो आप देख लीजिए। उस वक्त गांधी और वो सब मिले थे, इसलिए ये देश को बंटने से और 575 संस्थान होने से और कई संस्थान और बंटने से बचाया था। आज हमारी सबकी जिम्मेवारी है जिनको इस देश में सेकुलरिज्म चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के बाप दादाओं ने सेकुलरिज्म को मान्य करके ही इस देश में रहे थे। जो देश बटा था मुसलमान के नाम से, अगर ये मुसलमान यहाँ का मूल स्वभाव था, सेकुलर नहीं होता, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, ये भी समझने की जरूरत है। सारा यूरोप अमेरिका का सेकुलरिज्म पंथ निरपेक्ष है। वो पंथ की बात करते हैं, दो पंथों के बीच में, शिया सुन्नी पंथ हो या हीनयान महायान पंथ हो या शैव वैष्णव पंथ हो या कैथोलिक प्रोटेस्टेंट पंथ हो, इसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकालने की ये लोग बात करते हैं। और धर्मनिरपेक्षता है कि सहधर्मों की, सभी धर्मों की सहजीवता, सभी धर्मों को साथ में लेके चलना और सभी का सम्मान करना, ये जो सूत्र है ये कट्टरपंथियों को किसी को भी मान्य नहीं है। हमारा देश का मूल स्वभाव धर्मनिरपेक्ष है। हम सब धर्मों की मान्यताओं को स्वीकारते हैं, अच्छी मान्यताओं को अपने सम्मिलित करते हैं, बुरी मान्यता होगी उसके ऊपर क्रिटिसाइज करने के बजाय उसको छोड़ देते हैं। ये हमारा स्वभाव है। इसलिए हमारे देश में राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो डोनाल्ड ट्रंप की तरह, वो जो वॉशिंगटन ने शपथ लिया था जिस बाइबल पर हाथ रखकर, उस पे ही शपथ नहीं ली जाती। बाइडन भी उसी बाइबल पर हाथ रखेगा। हमारे देश में बाइबल भी चलता है, कुरान भी चलती है, गीता भी चलती है, संविधान भी चलता है, और ये कोई मान्य नहीं है तो सत्य निष्ठा की भी शपथ ली जाती है। ये दुनिया का एक मौलिक विचार है, मौलिक धर्म है और मौलिक सभ्यता है। ये सभ्यता को अगर नहीं बचाएंगे तो ये देश अभी फिर विभाजित होने की कगार पर आएगा। और मैं विशेष तौर से मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि आपके पुरखों ने यहां खुद होके रहना स्वीकार किया था, कम से कम पुरखों की तो बात मान लो। क्योंकि जिन्ना को जब बल मिला था, जिन्ना हुए थे 1937 के बाद में, 1938 में जिन्ना अकेले प्रवक्ता बने थे। उसके पहले मुसलमानों की ये धारणा ही नहीं थी, इस तरीके से मुसलमान सोचता नहीं था। 1816 का जो लखनऊ अधिवेशन था जिसमें अंबिकाचरण मुजुमदार ये थे, अध्यक्ष थे उस अधिवेशन के, उस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने हिंदू और मुसलमान दो सेपरेट नेशन है ये रेजोल्यूशन रखवाया था। ये दो सेपरेट नेशन है। वो शुरुआत कहां से हुई उसको देखने बहुत जरूरी है। और 1885 में जब कांग्रेस स्थापित हुई तो हमको किसी ने बताया कि कांग्रेस को तो ब्रिटिश ने स्थापन किया, ये किया नहीं। पहला उमेश चंद्र बैनर्जी अध्यक्ष थे 85 में, 86 में दादा भाई नौरोजी थे और 87 में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे इसके। तो ये कोई एक यानी किसी ने थोपी हुई विचारधारा नहीं थी। ये विचारधारा थी कि हमारे देश में जो वैचारिक आंदोलन था, हमारे देश में जो संत परंपरा थी, सुधारकों की परंपरा थी, उसका ये मूल स्वरूप था कांग्रेस। और उसके वजह से ये कांग्रेस को हम इतने दिन झेलते रहे, इतने दिन करते रहे।
जब भी कांग्रेस ने इस विचारधारा को छोड़ने का प्रयास किया, कांग्रेस को विरोध झेलना पड़ा और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अच्छा, ये देखिए, हम बिहार इलेक्शन के बारे में समझना चाह रहे हैं, वो ये कि आखिर ये अलग मुसलमानों की पार्टी हो, ये बात लोगों में समझाई गई, या नौजवानों को जज्बाती बनाया गया, इमोशनल, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी अपनी तकरीरों में, पार्लियामेंट से बाहर, वो बहुत कुछ बोलते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी कभी नहीं होती, और वो बिल्कुल जिस तरह से आप कह रहे हैं, जिन्ना ने अपने आप को प्रवक्ता बना लिया मुसलमानों का, इस तरह से ऐसा लगता है कि ये खुद अपने आप को देश के मुसलमानों का प्रवक्ता शायद बना रहे हैं, और इसमें जो इमोशनल टच है, उससे आम तौर पर ऐसा लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान नौजवान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आखिर ये मुसलमानों की अलग पार्टी या अलग कोई एक पॉलिटिकल कहीं किसी तरह से बैक ऑफ माइंड में ना मालूम क्या चीज है कि वो उस तरह से लेकर के चल रहे हैं, और कुछ मुसलमान बहुत जज्बाती भी हैं, हमारे कमेंट्स में बहुत से लोग लिखते हैं, लेकिन आप चूंकि बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से एनालाइज करते हैं और समझाते हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आखिर अलग मुसलमानों की पार्टी, वही मुसलमान जो 1947 में, जैसा कि आपने भी याद दिलाया, अपनी चॉइस से भारत में रहा था, आखिर ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई, क्या हुआ? देखो, निजाम स्टेट अंग्रेजों के राज में नहीं था, निजाम स्टेट अलग स्टेट था, उसके संरक्षक ये होते थे, अंग्रेज होते थे। और इसीलिए देश को आजादी जो मिली थी 15 अगस्त 1947 को, मराठवाड़ा को आजादी, जो मराठवाड़ा है और निजाम स्टेट की आजादी है, वो 1 साल बाद मिली थी। तो उस वक्त जो मोमेंट चला रहे थे वो रजाकार थे, रजाकार ये जबरदस्ती फोर्सफुली मुसलमान करने का काम कर रहे थे। और उसी रजाकार का सिपा सालार ये था, ये असदुद्दीन ओवैसी के दादा। तो ये जो कट्टरता है, जिस कट्टरता से ये पृष्ठभूमि में आते हैं, उसको समझने की जरूरत है। और ये देश में 27 से ज्यादा जगह पर सांसद जिताने की हैसियत में मुस्लिम नहीं है, और ये आने वाले 100-200 साल में भी मुस्लिम इस हैसियत में नहीं होगा। मुस्लिमों ने जब तक सेकुलर तरीके से राज किया था, धर्मनिरपेक्ष तरीके से, तो दिल्ली में 750 साल राज किया। मगर जैसी औरंगजेब की हालत धार्मिक तरीके से विभाजित होना शुरू हो गया, औरंगजेब के बाद कौन बादशाह बना आपको पता नहीं होगा, ना किसी को पता है, इतिहास समाप्त हो गया। उसका मैं गवाह ये बोलता हूं कि दिल्ली में अगर 750 साल जिसका राज रहा, तो दिल्ली के आसपास 95% जो गांव है वो हिंदू कैसे बचे रहे? अगर मुस्लिम शासन इस तरीके से होता कि धार्मिक शासन था, तो ये गांव नहीं बचना चाहिए था, मगर ये गांव बचे रहे, इसका मतलब वो धार्मिक शासन नहीं था। राजा हिंदू या मुसलमान वो अपनी प्रजा के लिए समान तरीके से करता था। औरंगजेब ने कुछ करने का प्रयास किया तो उसका राज का समाप्त हो गया। उसका कौन वंश है जिंदा या उसका वारिस कौन बना, ये किसी को याद नहीं, इतिहास भी भूल चुका और हम भी भूल चुके हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि जब जब ये हिंदू महासभा बड़ी होती है, तब तब मुस्लिम लीग बड़ा होता है। और ये दोनों का विभाजन जब होता है तो कट्टरपंथियों को फायदा होता है, देश का बुरा होता है, समाज का बुरा होता है। आज ओवैसी को प्रयास को जो लोग मतदान कर रहे होंगे, जो लोग उसको सराह रहे होंगे, जो उसके साथ में होंगे, वो कट्टरपंथ के समर्थक है। और कट्टरपंथ से पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया इस जैसे देश पैदा हो सकते हैं, विकास नहीं पैदा हो सकता है। तो विकास हमको देश में विकास चाहिए, हमको शांति चाहिए, स्थैर्य चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। ये अगर तय करना है तो इस देश में धर्मनिरपेक्षता की जो मूल भावना है वो टिकी रहनी चाहिए। और जैसे ही मुस्लिम कट्टरपंथ की तरफ जाएगा, एक बार आप भुगत चुके हो कि कट्टरपंथी जिन्ना को आपने बड़ा किया था, जिस प्रदेशों में हमने मुस्लिम लीग को जिता के दिया था उस प्रदेशों में तो नहीं बटी सरकार, देश नहीं बटा, मगर पंजाब बढ़ गया, सिंध बढ़ गया, मुल्तान बढ़ गया। अब जमीन नहीं बटेगी, मैं बहुत इसके साथ कहता हूं, जिम्मेवारी के साथ है। अब जमीन नहीं बटेगी, अब इंसान बटेगा। इंसान बटेगा का मतलब इंसान काटा जाएगा। और कोई अगर ये बहादुरी की बात करता होगा कि 5 मिनट 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, हम दिखा देंगे क्या है, तो मैं बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 72 घंटे पुलिस ही हटाया था। क्या हालत हुई? अब तक रोना रो रहे हो, अब तक रोना रोते रहोगे, तो ये बहादुरी की बात बंद कर दीजिए। आप भी हमारा डीएनए हो, आप भी हमारे नस्ल के लोग हो, ये ध्यान में रखिए।
कि खून खराबा आपको भी पसंद नहीं है। कुछ मूर्ख टाइप के लोग जो हिंदू में भी पाए जाएंगे और मुसलमानों भी पाए जाएंगे, ये मूर्खों के हाथ में शासन मत दीजिए, मूर्खों की विचारधारा को जमीन पर मत उतरने दीजिए। बहुत सारी उतर चुकी है, मगर जब 5 मुसलमान कट्टरपंथी हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट में 50 हिंदू कट्टरपंथी की तरफ चले जाते हैं। हिंदुओं को हिंदुत्ववादी बनाना और मुसलमानों को कट्टर मुसलमान बनाना, यही इन लोगों का काम है। इससे देश का और समाज का फायदा नहीं है। अच्छा, ये बात आपकी बहुत ही मुनासिब है, लेकिन एक बात अभी ये बताइए कि ऐसे वक्त में जब मॉब लिंचिंग बहुत कुछ हो चुकी, हमले हो चुके, कोरोना के नाम पर मुसलमानों पर सारा कुछ पढ़ा जा चुका, जो इस ऐसी कम्युनल रंग भरने में गोदी मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार खामोश है, गोली मारो तक के नारे पब्लिक में लगवा दिए जाते हैं। क्या क्या नहीं हुआ ऐसे वक्त में। नौजवान जो आम तौर पर उतना सुलझा हुआ तो नहीं होता, लेकिन जज्बाती होता है और तादाद भी होती है और उसके बॉडी में ताकत होती है, तो वो शायद सोचता भी उस तरह से है। तो ये ऐसी सिचुएशन में जब हर तरफ से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करे कम्युनल फोर्सेस की तरफ से, और सेकुलर पार्टियां ऐसा लगता है जैसे कंबल ओढ़ करके कहीं गायब हो गई हैं, ऐसी हालत में क्या करे ये मुसलमान नौजवान अगर ओवैसी की तरफ ना जाए? एक इतिहास जांचे, खुद का हाँ। इतिहास जांचे कि मुसलमान ने जो पहली पार्टी बनाया था 1905 में बनाया था, वो पार्टी का नाम था कृषि प्रजा पार्टी। हम्म, और उस पार्टी के जो अध्यक्ष थे फजल उल हक, ये थे। हम्म, उन्होंने मुसलमान के नाम से पार्टी नहीं बनाई थी, हम्म, पूर्व बंगाल में बनी थी पार्टी। और ये पार्टी का नाम था कृषि प्रजा पार्टी, मतलब इस देश में जो कृषक है उनकी प्रजा जो है उनकी पार्टी बनाया था। जी। मगर उनकी पार्टी और हरिजन की जो पार्टी बनी थी, क्योंकि 31 के जो समझौता हुआ था, हम्म, गांधी और अंबेडकर का समझौता, तो 37 के इलेक्शन में जब मुस्लिमों को कम सीटें मिली हम्म, और जब हरिजनों को सीटें ज्यादा बढ़ गई और मुस्लिमों की सीटें का ये हो गया, तो इलिट क्लास का मुस्लिम और हमारे हिंदुओं का जो इलिट क्लास था, जिसमें ब्राह्मण था, बनिया था और उस टाइप के जो लोग थे, उनको ये लगा कि हमारी सल्तनत अब जा रही है, कॉमन आदमी की सल्तनत आ रही है। तो ये इतिहास नहीं समझोगे तो किसानों के नाम से पार्टी नहीं चलती, मगर मुस्लिम लीग के नाम से पार्टी चलती है। पहली पार्टी आपकी कृषि प्रजा पार्टी थी, उसको हम्म, अगर मान लेते तो आपके साथ में सब आ जाते थे। हम्म, ये करता है क्या? ऑल इंडिया मुस्लिम मुजाहिद, क्या क्या नाम रखा है। मुस्लिम मुजाहिद का मतलब क्या होता है भाई? पहले इसको समझने की जरूरत है। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हाँ, ये क्या हाँ मतलब होता है? जी। मतलब ये हाँ, हिंदू मतलब महासभा की। मुसलमान मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ये है उसके हाँ मानी। तो हाँ। हाँ तो जंगल में भेड़ इकट्ठा हो जाते हैं, हिरन इकट्ठा हो जाते हैं, वो भैंसों का इकट्ठा होना होता है, राज उनका नहीं होता है कभी। हम्म, वो तो शिकार होते हैं, उनका जो मुखिया होता है वो अपना बचाव कर लेता है। राज तो शेरों का होता है। तो मैं सबको बोलता हूँ, हिंदू या मुसलमान, आपको शेर बनना है। शेर की समझदारी आप में लानी है, राज करने की समझदारी लानी है, शिकार करने की समझदारी लानी है, दिशा समझने की समझदारी लानी है। ये समझदारी के बिना आपको भेड़ जैसे जो चरा रहे, चलवा रहे, उससे मुखिया का फायदा होता है, उनकी सत्ता, संपत्ति और सम्मान बढ़ता है। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी कैसी बढ़ गई ओवैसी जी की? उनके नाम से, उनके बीवी के नाम से, उनके भाई के नाम से, उनके चपरासियों के भी नाम से खरबों की प्रॉपर्टी हो गई है। कौन सा धंधा करते हैं ओवैसी जी? मैं हम्म, यही हिंदुओं से भी पूछ रहा हूँ, हिंदुओं के जो मुखिया बन बैठे हैं, जिन्होंने राम मंदिर अभी बनाया, उसमें एक भी ओबीसी और किसान जात का आदमी नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं है। अरे कौन हिंदू, कौन हिंदुत्ववादी? हम हिंदुत्ववादी नहीं है, हम यहाँ के समानतावादी लोग हैं। हम हिंदू है मगर कट्टर नहीं है, ये समझने की जरूरत है। जैसा हमको समझने की जरूरत है, मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है। इनको आप जैसे लोगों को समझाना पड़ेगा कि बाबा रे, इस देश में अगर कट्टरता रखोगे तो अपना वजूद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में मैं बार बार बोलता हूं, जमीन नहीं बटेगी सर, सर बढ़ हम्म, जाएंगे, सर काटे जाएंगे। क्या हमको हमारा देश ऐसा बनाना है? ये समझने की जरूरत है। ओवैसी खूब हो गया तो 5-10 सीटें ला सकते हैं, 5-10 सीटों का कहीं इजाफा कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 10-20 सीटें ला सकते हैं। उससे राज बनने वाला है क्या? उससे सरकारें नहीं आने बने। वाली है क्या? जैसे ये बोलते हैं, आरएसएस वाले बोलते हैं कि मुस्लिमों की जनसंख्या बहुत तीव्रता से बढ़ रही है। मैं जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं सर, कि हमारा देश जब बटा था तो 30 करोड़ जनसंख्या थी, उसमें से
7 करोड़ मुसलमान थे, उस 7 करोड़ में से 2 करोड़ चले गए माइग्रेट होके। और वो चले क्यों गए थे? क्योंकि जिन्ना ने मारकाट मचाया था। शुरुआत वहां से हुई थी कि जिन्ना ने ऑफिशियली मारकाट मचाया था। यहाँ के लोग तो फिर उसको रिएक्शन दे रहे थे, तो एक्शन और रिएक्शन ये चलती रहती। यहाँ गांधी जैसा जो व्यक्तित्व था, कांग्रेस जैसी जो थी, तो इन्होंने ऑफिशियली उसको मारकाट नहीं मचाए, मगर वहां से जो लोग हिंदू भाग के आए उनको एक्सेप्ट किया। और यहां से उस लालच में, उस इसमें कि अब वहां जन्नत बनने वाली है, पाकिस्तान का राज्य बनेगा, जन्नत बनने वाली है, उनको वहां के जो चले गए होंगे उनको हालित पता है कि मुहाजिर नाम से आज भी जीते, और उनका नेता बैठा हुआ लंदन में रोटियां तोड़ रहे हैं अंग्रेजों की। तो ये बात को समझे बिना हम अगर फिर से विभाजन वाली ताकतों को बल देंगे, और ये अब जिम्मेवारी मुसलमानों की ज्यादा है, जैसा इनको ये समझना पड़ेगा कि अगर कट्टरपंथ के तरफ जाने के बाद जो कुछ हुआ, तो हमारे बाप दादाओं ने कट्टरपंथ को क्यों स्वीकार नहीं किया, ये कुछ को समझना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, और उनको समझाने का काम आप जैसे लोगों को करना पड़ेगा। गैर सियासती जो लोग हैं, गैर रिलीजियस जो लोग हैं, वो मुसलमानों के इकट्ठा होने चाहिए। सियासतदान और आपके जो रिलीजियस लोग हैं उनको तो कट्टरता चाहिए। हमारे भी जो सियासतदान हैं और हमारे भी जो रिलीजियस लोग हैं उनको भी कट्टरता चाहिए, क्योंकि दोनों का धंधा है, धंधा। और ये धंधा के लिए वो जो कुछ करना है वो करेंगे। हमारा राजनीति और धर्म ये धंधा नहीं हो सकता। हमारे लिए वर्शिप का काम है, हम सम्मान के लिए करते हैं, धर्म की व्याख्या जो करते हैं या धर्म का पालन जो करते हैं, हम हमारे सम्मान के लिए और श्रद्धा के लिए करते हैं। राजनीति में वोट देते, अच्छी सरकार के लिए देते, पैसे के लिए नहीं देते हम। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया पे और बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? वहां क्या कुछ होना चाहिए और क्या होता हुआ लग रहा है? 2-3 मिनट के अंदर आप बता। सर, जानबूझकर आपके जो ये है ओवैसी जी है, उन्होंने ममता जी के सामने फांस भेजा कि हम आपके साथ में गठबंधन करना चाहते हैं। अब वो गठबंधन करेगी नहीं, गठबंधन नहीं करेंगे तो ये सब जगह कि मुझे सेकुलर फोर्स साथ में नहीं ले रही, इसलिए मुझे लड़ाना पड़ेगा, ये करने का प्रयास करेगी। जितना जहर ओवैसी वहां जाके उगलेंगे, उतना पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा स्टार्ट। आपने देखा होगा अभी गुपकर का समझौता और ये उछालना शुरू हो गया। सर, आपको पता है कि मुंबई में 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम गांजा रखने के लिए नारकोटिक्स की रेड हो रही है। कलाकारों को पकड़ा जा रहा है, जिनके आश्रमों में टनों गांजा रहता है, किलो से और टनों से गांजा रहता है, उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। 50-70 ग्राम के लिए केसेस डाली जा रही है, मगर 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में कहां से आया था, इसकी खोज अभी तक सीबीआई नहीं कर सकी। तो इस सीबीआई नाम का तोता चाहिए क्यों हमको? खाली वापरने के लिए, तोता बनाने के लिए, या विरोधियों को डराने के लिए? तो इसके बारे में जागृति नहीं कर रहे सर हम लोग, हमारी कमजोरी है। और ये जो सेकुलर तथाकथित पार्टियां बोलती है, ये तो किसी डिस्कोर्स में नहीं है, किसी डिस्कशन में नहीं है, किसी आंदोलन में नहीं है। सारे आंदोलन इन्होंने समाप्त कर दिए, हाथ टेक दिए इनके। तो जब तक नीतीश के सामने तेजस्वी यादव किसी का वंशधर है इसलिए आएगा, जब तक कहीं पर भी सत्ता परिवर्तन होते हुए मैं नहीं देख रहा हूं। जब तक नया नेतृत्व उभर के नहीं आएगा, नए लड़के, मतलब नेताओं के लड़के नए लड़के नहीं होते हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, जो समाज में तीव्रता से आंदोलन कर रहे हैं, उनको खोजकर हमने बड़ा किए बिना, और ये समाज को करना पड़ेगा। क्योंकि आरएसएस इंस्टीट्यूशन बड़ा करती है किसी को भी। आरएसएस की बैंक हो, स्कूल हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जिसमें किसी का बाप और था इसलिए बेटा वहां पदाधिकारी या अध्यक्ष नहीं होता है, तो जिसकी जरूरत है संगठन को, जिसकी जरूरत है वैसे लोग होते हैं। और बाकी सारे इसमें मुलायम सिंह का बेटा आ जाता है, लालू का बेटा आ जाता है, देवेगौड़ा का बेटा आ जाता है, बाला साहब का बेटा आ जाता है। तो ये जो बेटे वाली राजनीति जो चल रही है, इससे उनके सामने हम सशक्त विरोध खड़ा नहीं कर सक रहे हैं, जिसके कारण बंगाल में 3 धड़े लड़ेंगे। एक धड़ा ममता जी का होगा, एक धड़ा कांग्रेस और लेफ्ट वाला होगा, एक धड़ा बीजेपी का होगा, और तीनों में ट्रेंगुलर फाइट होगी। जैसा जैसा पोलराइजेशन बढ़ेगा, बीजेपी के चांसेस बढ़ते रहेंगे। पोलराइजेशन हम अगर रोक सके, ये गुपकर वाले मामलों पर सेकुलर पार्टियां क्यों नहीं बोलती कि गुपकर ये कौन था? वो बता रहे हैं गुलाम नबी गुपकर था। वो नहीं, वो गुप्त काल 4वीं शताब्दी का एक राजा था, जिसका नाम था गुप्ता गोपादित्य, और उसके नाम से वो गुपकर रोड है।
आज भी वो उसका अपभ्रंश है, गोपादित्य का अपभ्रंश है गुप्त कर मार्ग। तो ये हमारा इतिहास ही हमको पता नहीं है सर। हो क्या रहा है कि हमारे जिस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मुसलमान उसके साथ में अपना ये नहीं बता सकता है कि गांधी को नील आंदोलन में पॉइजन होने से बचाने वाला भी मुसलमान था। गांधी का साथ देने वाले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, या अब्दुल गफ्फार खान हो, या मौलाना सज्जाद हो, या मौलाना हफीजुर रहमान हो, या तुफैल अहमद हो, जो जिन्ना का विरोध करते थे, इस देश में धर्म के नाम से बंटवारे का विरोध करते थे, उनका इतिहास ना हमको पता है, ना हम अपने लोगों को बता रहे हैं। ये इतिहास कौन बताएगा सर? आरएसएस बताएगी? बीजेपी बताएगी? कौन बताएगा? आरएसएस और बीजेपी तो इतिहास बदलने का, किताबें बदलने का काम भी कर लिया। आगे आने वाली नस्लों को क्या कुछ बताएंगे ये तो बताना चाहते ही नहीं। ये तो गांधी जी को भी गलत मानते हैं और गांधी जी का साथ देने वालों को भी गलत मानते हैं। तो ये तो अलग किस्म की एक सिस्टम बन रहा है। सर गांधी को वही लोग विरोध करते हैं जो संघी है, मुसंगी है, बुसंगी है, कुसंगी है और सुसंगी है। यही लोग विरोध करते हैं, क्योंकि गांधी कट्टर नहीं थे। कट्टरता इस देश का वजूद बचा नहीं सकेगा। ये हिंदुत्व बचाने वाली जो कौमें हैं, ये खाली एक उसको जो हमारे यहाँ बोलते हैं एक ब्राह्मण की चितपावन नाम की जाति है, उसको बचाने का काम ये पहले से कर रहे थे। कांग्रेस पे भी इनका जब तक राज था तो इन्होंने कभी आरएसएस बनाने की सोची नहीं, मगर गांधी आने के बाद चितपावनों का वहां हिल गया। 20 के बाद वहां उनकी अधिसत्ता हिल गई और 23 से शुरू किया इन्होंने आरएसएस बनाने का काम, और 25 तक आते आते इन्होंने देश में आरएसएस नाम की जहरीली संस्था स्थापन कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपकी हर बात में बहुत कुछ होता है सीखने के लिए, और हमारे दर्शक भी आपको देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। आप कभी कभी कुछ कड़वी बात भी करते हैं, और कड़वी बात जाहिर है आम आदमी को जरा ऐसा लगता है कि कुछ सख्त बात कही है, लेकिन सच बात यही है कि सच्चाई कड़वी होती है और उसे जितनी जल्दी समझ ले उसके बाद बेहतर जिंदगी गुजारी जा सकती है। और जिस तरह से आपने बताया कि कट्टरता जैसे ही उधर बढ़ती है, ऐसे साथ साथ दूसरी तरफ बढ़ती है, और कट्टरता से देश की भलाई नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के साथ, सभी धर्मों के सम्मान के साथ आगे हम बढ़ सकते हैं, ताकत बन सकती है, देश बेहतर हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े। यूरोप और अमेरिका भी आगे बढ़ा है तो धर्म को अलग रखा और सियासत अलग रखी है। दोनों को अलग जब तक नहीं रखते, हम तो धर्म में सियासत घुसेड़ देते, सियासत में धर्म घुसेड़ देते हैं, तो इससे सत्यानाश ही होता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि अविनाश काकड़े जी गांधीवादी विचार के लिए जाने जाते हैं और एक लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं। किसान सेवा संघ के प्लेटफॉर्म पर किसानों के लिए बहुत कुछ काम करते रहे हैं। आपका इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।